हम लोग गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे और आज हम गॉस लॉ का सेकंड एप्लीकेशन देखेंगे। एक इनफाइनाइट लेंथ की शीट है हमारे पास और उस शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ। तो हेडिंग बना लीजिए, एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार वाली प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन नंबर 2 है आज आपका, ध्यान दीजिए। ठीक है, कल एक वायर के कारण निकाले थे, आज हमें एक शीट दे दी जिसकी जो लेंथ है, विड्थ है, एरिया है वो क्या है, इनफाइनाइट है। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड एक शीट ही है अपनी, इसी तरीके से एक शीट दे रखी है हमको। ठीक है, और उसको यूनिफॉर्म चार्ज कर दिया गया है, उस पर आवेश फैला दिया गया, सतत रूप से आवेश वितरित है और उसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हेडिंग होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज्ड इनफाइनाइट शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट शीट। एक अनंत विस्तार वाली समतल आवेशित प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट यूनिफॉर्म चार्ज शीट। ठीक है, चलिए आज देखते हैं। बोर्ड पर देखिए, तो हमने मान लिया ये अपने पास एक शीट है, बहुत सिंपल सी भाषा में ये क्या है, अपने पास एक शीट है और इस शीट को हमने क्या दे रखा है, प्लस क्यू आवेश दे रखा है, जो इसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल गया है। दिख रहा है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आवेश क्या बनाता, विद्युत क्षेत्र। तो ये प्लेट भी विद्युत क्षेत्र बनाएगी, निश्चित बात है। इस प्लेट के निकट दूरी पर यहाँ पर कोई पॉइंट P है और इसी पॉइंट P पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसके लिए गॉस ने बताया कि एक क्लोज सरफेस होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप गॉस लॉ लगा नहीं सकते, गॉस लॉ केवल क्लोज सरफेस के लिए लागू होता है। तो फिर से हमें एक गॉसियन सरफेस लेट करनी पड़ेगी, चाहे तो गोला माने, चाहे बेलन, चाहे घन माने। तो हम लोग यहाँ पर एक फिर से गॉसियन बेलन लेट कर रहे हैं, एक सरफेस लेट कर रहे हैं, किसको, बेलन को। ठीक है ना। तो मैंने मान लिया ये L लंबाई और R त्रिज्या का एक बेलन है, देखिए जरा। और हमने कल ही बताया था गॉसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए जो उस पृष्ठ से होकर गुजरे, उस बिंदु से होकर गुजरे जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, बताया था। तो ये गॉस आपने बेलन मान रखा है, इस बेलन की रेडियस आपने मान ली है R है, कितनी है, इस बेलन की रेडियस कितनी है, R है, ये R है। ठीक है बेटा, और ये पॉइंट अपना P है और इसी पॉइंट P पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अच्छा, इस पॉइंट P पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, वो धनावेश के कारण किधर होती है, दूर की ओर, पॉजिटिव के कारण दूर की ओर होती है। अब फिर से हम वही बात मानेंगे कि माना बेलन छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना है, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स हम जैसे कल निकाले थे वैसे ही आज निकालेंगे हम लोग। समझ में आ रही बात? तो हम लोग इसके लिए मान लेंगे कि बेलन छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना है और बेलन के वृत्तीय पृष्ठ हैं वो भी छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बने हैं, और जो वक्र पृष्ठ है वो भी छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना है। तो मैंने उनमें से एक एलिमेंट ये मान लिया, देखिए दिख रहा है आपको एक एलिमेंट, और इसकी माप हमने क्या ले ली, DA। ठीक है, और प्रत्येक एलिमेंट की डायरेक्शन उसके लंबवत होती है।
तो इसकी डायरेक्शन भी इसके क्या होगी, लंबवत होगी, DA। समझ में आ रही है। बेलन के वक्र पृष्ठ को भी आपने छोटे छोटे एलिमेंट से बना हुआ माना है, देख रहे हैं आप लोग। उनमें से एक एलिमेंट ये रहा DA। चलिए इस DA की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी, लंबवत होगी, DA। क्लियर बात है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो समझ में ही आ रही है, किधर है, दूर की ओर है। ठीक है, तो यहां पर सीधा पता चल रहा है कि बेलन के वक्र पृष्ठ के लिए E और DA के बीच जो एंगल है वो 90 बन गया, और एंगल 90 बन गया तो इसका मतलब है वक्र पृष्ठ से कोई फ्लक्स पास, क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है। तो अब हम निकाल रहे हैं बेलन से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स, उसे हम लोग क्या मान लेंगे, फाई मान लेंगे। तो यहां पर देखिए, यदि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला, समझ में आ रही बात, गुजरने वाला फ्लक्स, वही कल वाली बात है पूरी, फाई ई हो तो फिर से वही बात, फाई ई बराबर बेलन के वक्र पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स प्लस वृत्तीय पृष्ठों से। तो बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स प्लस बेलन के वृत्तीय पृष्ठों से गुजरने वाला, समझ में आ रही बात बेटा। तो ये फाई ई बराबर, फिर से फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला पता है, क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा, और ये कहां से निकलने वाला है, वक्र पृष्ठ से। तो मैंने क्या दिखा दिया, वक्र पृष्ठ प्लस, समझ में आई रही बात, ठीक, ई डी ए कॉस थीटा, और ये कहां से, वृत्तीय पृष्ठों से। तो वृत्तीय पृष्ठ दिखा रखा मैंने भाई, वक्र पृष्ठ छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना है, तो एक एलिमेंट से डी फाई ई गुजरेगा, तो पूरे के लिए हमने क्लोज इंटीग्रल लगा दिया। आपको पहले ही मैं इन सी चीजों के बारे में बताया हूं, ठीक है। तो ये यहां से चूंकि आप एक लाइन लिखोगे, चूंकि बेलन के वक्र पृष्ठ के लिए, आपको समझ में आ रहा होगा, वक्र पृष्ठ के लिए ई, वक्र पृष्ठ के लिए ई व डी ए के बीच कोण थीटा बराबर कितना है, समझ में आ गया। और इसी प्रकार बेलन के वृत्तीय पृष्ठों के लिए ई व डी ए के बीच कोण क्या दिख रहा है आपको, 0, थीटा बराबर, देखिए वृत्तीय पृष्ठों पर ई व डी ए सेम डायरेक्शन में, और यहां पर डी ए की डायरेक्शन ये है, ई की डायरेक्शन ये, तो वो 90 बन रहा है, आपको सीधा दिख रहा है। समझ में आ रही बेटा बात, कोई दिक्कत। तो यहां पर जब हम cos 90 का इस्तेमाल करेंगे, फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई डी ए और cos 90 और प्लस क्लोज इंटीग्रल ई डी ए cos 0, वृत्तीय पृष्ठों के लिए 0, ये वक्र पृष्ठ है और ये वृत्तीय पृष्ठों के लिए। तो ये सिंपल सी बात, आपका 0 हो गया, cos 90 का मान क्या होता है, 0, तो पूरा 0 हो गया, प्लस बचा क्या, क्लोज इंटीग्रल ई डी ए, केवल cos 0 का मान क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक। चूंकि cos 0 बराबर क्या होता है, समझ में आ रही बात। तो आपका जो टोटल फ्लक्स आया यहां से, फाई ई बराबर वो ई इंटू डी ए, समझ में आ रही, डी ए छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, समझ में आया। अब देखिए फिर से बात समझ में आ रही है बेटा, इधर देखिए ध्यान से बोर्ड पर, ई प्रत्येक जगह कांस्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि रेडियस बेलन की चेंज नहीं होगी, और ई डिपेंड किस पे करता है, आर पर,
जब आर चेंज नहीं होगा तो ई चेंज होगा, तो ई हमारा कहाँ हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। फाई ई बराबर ये ई बाहर हो गया, और ये क्या हुआ बताइए बेटा, डी ए। और डी ए का मतलब ये इस पूरे वृत्तीय पृष्ठों के लिए डी ए जोड़ेंगे, और इस पूरे वृत्तीय पृष्ठों के लिए डी ए जोड़ेंगे, तो वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर इसका और पाई आर स्क्वायर इसका। तो आइए देखते हैं जरा, तो यहाँ पर फाई ई बराबर ये हो गया ई इंटू ये क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर, ये दो बार पाई आर स्क्वायर मैंने क्यों लिखा समझ में आ रहा, क्योंकि एक वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल और प्लस दूसरे वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। समझ में आ रही है इतनी बात। तो अब हम लोग देखें तो फाई ई बराबर ये क्या हुआ, ई इंटू टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर जुड़ के टू पाई आर स्क्वायर। अब इस बेलन से कितना फ्लक्स निकल रहा है बताइए, ई इंटू टू पाई आर स्क्वायर। लेकिन गॉस तो कहते हैं किसी भी क्लोज सरफेस से फ्लक्स कितना पास होता है, 1/ε0 इंटू क्यू होता है। इसका मतलब ये फ्लक्स इसके बराबर होगा, सीधी सी बात। चूंकि आप जानते हो, चूंकि यहाँ पर देखिए फाई ई बराबर आपका होता है 1/ε0 इंटू, तो जरा देखिए यहाँ पर ध्यान से मेरी बात को। अब यहाँ देखिए तो फाई ई की जगह हमने क्या रख दिया, 1/ε0 इंटू क्यू, और बराबर क्या हो गया, ई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। चूंकि यहाँ पर आवेश पृष्ठ पर फैला है, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व होगा, और आवेश के पृष्ठ घनत्व को किसके दिखाते हैं, सिग्मा से। सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बाई ए, और अगर यहाँ से क्यू निकालें तो क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए, और क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए की वैल्यू पाई आर। तो ये सिग्मा क्यू की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं। जब रखोगे तो ध्यान दीजिए बेटा, ध्यान से, जब रखोगे तो 1/ε0 इंटू सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बराबर ई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर। तो हमें निकालना क्या है, ई निकालना है, तो ई निकालेंगे तो ई बराबर 2 उधर गुणा में इधर किस में आ जाएगा, तो सिग्मा एकम सिग्मा अपॉन 2ε, ये एक इनफाइनाइट लेंथ की शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आया। समझ में आई, इनफाइनाइट लेंथ शीट, एक अनंत विस्तार वाली प्लेट के कारण ये क्या निकली, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली, इंटेंसिटी ऑफ ए इनफाइनाइट लेंथ शीट। समझ में आई बात। तो एक अनंत विस्तार वाली प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सिग्मा अपॉन 2ε0। समझ में आई बात, बहुत आसान है। हमने एक प्लेट ली, उस प्लेट को क्या दे दिया, चार्ज, जो उसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल गया। हमने मान लिया प्लेट के निकट दूरी पर कोई बिंदु P है, इसी बिंदु P पर हमें फ्लक्स वो विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसके लिए गॉस लॉ यूज करेंगे। तो गॉस लॉ यूज करने के लिए हमारे पास एक क्लोज सरफेस होनी चाहिए, जैसे हम लोग गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो वो गॉसियन सरफेस हमने लेट कर ली, और किसे लेट कर लिया, बेलन को। तो फिर पूरे बेलन से निकलने वाला हमने फ्लक्स ज्ञात किया। तो पूरे बेलन से निकलने वाला फ्लक्स मतलब बेलन के संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, बेलन के वक्र पृष्ठ प्लस बेलन के वृत्तीय पृष्ठ। समझ में आ रही। तो ये हमने ई डी ए कॉस थीटा, ये फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला होता है अपने पास। ये वक्र पृष्ठ, ये वृत्तीय पृष्ठ। चूंकि वक्र पृष्ठ के लिए ई व डी ए के बीच एंगल 90 दिख रहा है, और बेलन के वृत्तीय पृष्ठों के लिए ई व डी ए के बीच 0 दिख रहा है। ठीक, तो वो हमने 90 रखा है यहाँ पर, यहाँ 0 रखा। कॉस 0 का मान 1 होता है, तो ये पूरा आपका शून्य हो गया, और बचा ई डी ए कॉस 0 का मान 1। ई आपका हर जगह कांस्टेंट है, तो मैंने उसे बाहर कर दिया। और डी ए बता रहा है कि इन दोनों वृत्तीय पृष्ठों के लिए छोटे छोटे एलिमेंट्स को जोड़ो तो वो वृत्त का क्षेत्रफल बनेगा। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, इस वाले का प्लस इस वाले का, तो ई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। इसे हमने गॉस थ्योरम के इक्वल ले लिया, बाद में सारी चीज रख के हल कर दिया। तो एक प्लेट के कारण, एक शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2ε0। और सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, आवेश का पृष्ठीय घनत्व है। समझ में आई। तो डेट्स ऑल। अब हम लोग कल एक नए एप्लीकेशन के साथ मिलेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं कहता नहीं हूं, लेकिन आप समझदार हैं।